आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान हम निकालेंगे। क्लियर? यानी धारावाही लूप यानी आयताकार भी हो सकता है या फिर वृत्ताकार भी हो सकता है, लेकिन हमको आयताकार लूप के लिए हमको करना है। ओके, लूप और कुंडली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन जो है वह कुंडली के रूप में रहती, धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण का मान निकालना रहता, तो वहाँ पर हम कैसे निकालते वो आपको पता है। ठीक है, उसमें फेरों की संख्या का मल्टीपल हो जाता। बस इतना धारावाही लूप और धारावाही कुंडली में अंतर है। चलिए, हम लोगों को ये करना है। तो इस टॉपिक को करने के पहले मैं कुछ पिछली चीज़ों को आपको रिवाइज करा देती हूँ, माने इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। फर्स्ट, हमने क्लास 11th में घूर्णी गति पढ़ा था। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, रोटेशनल मोशन। क्लियर? ये अब इसमें हम ये पढ़े थे, एक पिंड था इस प्रकार से, ये एक पिंड है। इस पिंड पर ए और बी पर, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं ए और दूसरा बिंदु लिए थे बी। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो इस ए और बी जो बिंदु हैं वहाँ पर समान मात्रा में और विपरीत दिशा में बल लगता है। मान लो बी की दिशा में इधर बल लगता है और इधर ए का इस दिशा में लगता है। ये भी एफ है, ये भी एफ है। क्लियर? मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर ए व बी दो बिंदु हैं जिस पर बराबर यानी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। यानी बल लगता है, बल लग रहा है यहाँ पर। क्लियर? ये चीज़ हम पढ़े हैं। तो इन बलों का सदिशी योग सदिशी योग क्या होगा? देखिए, सदिशी योग में क्या किया जाता है, इनका जब एक का डायरेक्शन पॉजिटिव है यानी एक साइड है, उसका जस्ट विपरीत यानी वो अपने आप निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्या होगा? ज़ीरो आएगा। तो इन यहाँ पर जो बल लग रहे हैं ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्लियर? और यह जो है एक, जब इन पर ये जो दो बल लगता है तो यह जो है इनको एक अक्ष के परितः यह घुमाता है, इस पिंड को अक्ष के परितः। मान लो तो इस अक्ष के परितः यह घूमता है, तो वहाँ पर यह जो है, यह दोनों बल हैं, यह यहाँ पर घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है? तो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर हम एक बल आघूर्ण निकाले थे, वह था टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो आर क्या था वो हम देख लेते हैं, और इसी का मैं उसको भी बताती हूँ। इसका सदिश रूप भी हम देखे थे, इस तरह से साइन थीटा है यानी आर क्रॉस एफ। अब जैसे मान लो यहाँ पर इनसे हम इस प्रकार से एक पॉइंट पर हम लंब डालते हैं, इधर से इसको मिला देते हैं। यहाँ पर सपोज़ वह जो है इस प्रकार से, यहाँ ये एक लंब हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ से यहाँ पर एक लंब डाल,
तो इनकी जो ये लंबवत दूरी है वह मान लो सपोज़ हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ बल आघूर्ण का एक हम तो ये लेकर आए थे, लेकिन एक और हम यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए, बल आघूर्ण बराबर एक बल। मैं जस्ट रिवाइज के लिए बता रही हूँ आपको, इन फार्मूले का यहाँ पर यूज़ होगा। एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये केवल समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, रिवीजन है ये आपका कि इन फॉर्मूले का हमको यहाँ पर यूज़ होगा, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? तो आपको मेन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद फिर हमको दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मालूम होनी चाहिए कि हम अभी पढ़े थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। यहाँ पर अगर हम धारावाही चालक को इस प्रकार से रखते हैं कि यह जो है चालक यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ओके, एक सीधा धारावाही चालक है, यहाँ पर थीटा कोण बनाता है ये इस पर। तो इस पर लगने, और धारावाही का मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पर लगने वाले बल का, यानी इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर बल लगेगा, उस बल का मान हम निकाले थे F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ये हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्लियर? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो यहाँ पर F का अधिकतम मान क्या होगा, ILB के रूप में होगा। क्लियर? इसका मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ, इसका वेक्टर फॉर्म हम इस तरह से भी निकाले थे। अगर साइन थीटा है तो L क्रॉस B के रूप में। खैर इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको इनकी ज़रूरत है, ये कंडीशंस की। ओके, और इसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाले थे, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका यूज़ है, आप इन्हीं से रिलेटेड, यहाँ इसका यूज़ तो नहीं है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक ये पढ़े थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई एक कण जो है, यानी कोई कण मतलब आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण अगर वहाँ पर है, तो उस पर लगने वाला बल का मान हम निकाले थे F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। इनका यहाँ यूज़ नहीं है, मैं बस यहाँ बताई तो इस पर्पस में इसको भी आपको एज ए कंपेयर बताया। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, यानी गतिमान आवेशित कण है, या कोई आवेशित कण गतिशील है, तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। और यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश धारावाही चालक अगर रखी हुई है थीटा चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, तो उस पर लगने वाले बल का मान F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। अभी हमको जो पढ़ना है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इस प्रकार से मैं अभी डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही आयताकार कुंडली अगर रखी हुई है, उस पर लगने वाले बल का मान हमको निकालना है, यानी बल आघूर्ण का मान हमको निकालना है। इसमें इस प्रकार से रहेगा, बल आघूर्ण का मान निकालना है, तो वो बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल्स टू यहाँ पर NIAB के रूप में हम निकालेंगे, और ये आपको पता भी होगा NIAB साइन थीटा के रूप में आएगा। फिर वहाँ से हम मैक्सिमम पॉइंट में ये निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है। ये तीनों आप एज ए कंपेयर आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम मेन यहाँ पर आते हैं। आइए, हमको ये देखना है कि यह कुंडली जो है, कुंडली को आर्मेचर भी कहा जाता है, कॉइल भी कहा जाता है, इसके घूमने का कारण देखेंगे, और कुंडली कैसे घूमती है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, और उसी घूमने के कारण ही यहाँ पर जो बल आघूर्ण माने घूम रहा है, तो वहाँ पर बल आघूर्ण लग रहा है, उसी चीज़ का मान हमको निकालना है। आप देखिए यहाँ पर कि
ये N और S जो दिख रहा है वह यह जो है चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? तो आप देखिए NS एक शक्तिशाली चुंबक है जिससे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की तरफ जाती है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इस आयताकार कुंडली को यहाँ रखा हुआ है। यह आयताकार कुंडली कैसे बनता है आप देखिए। एक जैसे हम ये एक सीधी धारावाही चालक तार है, इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे तो धारावाही चालक तार हो जाएगा। इसी को मोड़कर हम गोलाकार रूप में भी ले सकते हैं और वृत्ताकार रूप में भी बना सकते हैं। और इसी को मोड़कर जब मैंने ऐसा बना लिया तो ये कहलाता है आयताकार कुंडली। ओके, इस प्रकार से तो यह आयताकार लूप है ना, कुंडली यानी फेरों की संख्या अधिक होगी। तो यह जो है आयताकार लूप इस प्रकार से बनता है। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये P Q R S, ये इनकी भुजा होंगी। ठीक है, इसमें आमने सामने की जो भुजा होगी वह बराबर होगी, जैसे आयत का गुण होता है, ये भी एक दूसरे बराबर होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो P Q और ये जो R S होगा वह L होगा और उसके बाद फिर यहाँ Q R और S P होगा, वह इसकी चौड़ाई होगी B के रूप में। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो है कैसी है, ऊर्ध्वाधर भुजा है। मतलब हम ये कह सकते हैं P Q और R S यह ऊर्ध्वाधर भुजाएं हैं और यहाँ पर आप देखिए Q R और S P यह जो है क्षैतिज भुजाएं हैं, यानी क्षैतिज दिशा में है। यानी यहाँ पर इसको एक अक्ष के जिसके परितः यह जो है, जब मान लो ये अक्ष है, इस अक्ष पर इस प्रकार लटकाया जाता है इस आयताकार कुंडली को कि यह इस अक्ष के परितः इस प्रकार यह घूर्णन गति करती रहे, इस तरह से, इस प्रकार से। क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार लटकाया गया है कि P Q और R S यह जो है यह ऊर्ध्वाधर दिशा में हो और यहाँ Q R और S P यह जो है क्षैतिज दिशा में हो। क्लियर? मैंने रिपीट भी कर दिया। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पर किसी सोर्स से धारा प्रवाहित की जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पर P से Q की तरफ, Q से R की तरफ, R से S की तरफ और फिर S से P की तरफ इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सिरा बताया मैंने, नहीं तो हम इसको पूरा क्लोज कर सकते थे। मैं अभी आगे इसको और बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यह इस प्रकार से रखी है कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ यह माने घूर्णन कर रही है ये। तो जब घूर्णन करती है तब वह जो कुंडली विक्षेपित होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ वह जो है कुछ कोण से विक्षेपित होती है, उसको कहा जाता है थीटा। तो वो थीटा कैसे बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये मैंने बना लिया इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए P Q R S इस तरह से यहाँ पर ये आयताकार लूप है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से लटकाया गया है कि P Q R S यह ऊर्ध्वाधर भुजाएं हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, Q R S P क्षैतिज भुजाएं हैं। तो इस लूप की लंबाई P Q R S L होगी, ये चौड़ाई यह B होगी। माना कि धारा इस लूप में P Q R S की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो धारावाही जो भुजा है, धारावाही भुजा एक एक पर सभी धारावाही भुजा होंगी, 4 धारावाही भुजा होंगी, P Q Q R R S S P। इन पर धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र में चूंकि यह लटका हुआ है तो हर एक भुजा में यहाँ पर बल लगेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो वहाँ पर बल लगता है लॉरेंस बल के रूप में।
तो जो मैक्सिमम उसकी वैल्यू है, और आप देख रहे होंगे कि सभी चालक जो है, सभी ये जो धारावाही चालक जो है, इनकी मतलब लूप की जो भुजाएं हैं सभी ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में लगभग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के एंगल में है। लगभग नहीं, 90 डिग्री ही है ना। तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू को हम 90 डिग्री लेंगे। तो हम हर एक भुजा के लिए एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो इसको हम टर्न बाय टर्न देखते जाएंगे। हमको जब इसका आंसर अगर लिखना हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इस प्रकार से इस डायग्राम को बनाएंगे ताकि हम बल के बारे में समझ सकें। क्लियर? तो यह जो है मैंने कहा ना थीटा कोण बनाते हुए यह, तो यहाँ पर ये थीटा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये सामने सामने की भुजा समान है, बराबर होती है। तो जो यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये वाली भुजा कोण बनाएगी, वो वाली यह भी जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इस प्रकार से यह कोण बनाएगी। क्लियर? ये आप देखिए ध्यान से आगे। फिर हम इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे कि माना कि PQRS एक आयताकार लूप है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि जिसकी भुजाएं PQ और RS तथा दूसरी भुजाएं जो हैं QR और SP क्षैतिज दिशा में हैं, और इसकी लंबाई मैंने तो अभी आपको ऐसे ही वर्बली बताया था। यहाँ पर हम इसको नोट डाउन करेंगे ये इस प्रकार से, और चौड़ाई यह QR इक्वल्स टू SP इक्वल्स टू B। क्लियर? ऐसा हमको आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद में हम ये लिखेंगे कि माना कि लूप में PQR दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है, और यह कैसी है? वामवर्त दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी। तो और यहाँ भुजा PQ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ धारा प्रवाह है, तो इस पर बल का मान देखते हैं। आप देखिए यह PQ है, इस पर आ जाते हैं, यानी सिंगल धारावाही चालक पर आ जाते हैं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर है। अब इस PQ भुजा में धारा का प्रवाह नीचे की ओर है। अब यहाँ पर लगने वाले बल का मान हम निकालेंगे। F3 मैं अलग अलग यहाँ पर जो F1 है, यहाँ पर F1, इधर F2 लगेगा और इधर F3 होगा, और ये हो जाएगा F4 यहाँ पर जो बल लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये PQ भुजा पर मैं बता रही हूँ। तो PQ भुजा पर लगने वाले बल का मान हम निकाल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर F3 इक्वल्स टू आपको ILB साइन थीटा की वैल्यू कैसी है यहाँ पर 90 डिग्री, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ILB साइन 90 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार F3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ILB। ये हमको ध्यान में रखना है। अब इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार से निकालेंगे। तो उसको हम अभी डायग्राम में देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? मैं धारा का जो प्रवाह की दिशा है PQRS दिशा में, इस वजह से मैं PQ भुजा को पहले लिया मैंने। क्लियर? यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, वामावर्त दिशा में है। आप देखिए यहाँ पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर लगने वाले बल F3 की दिशा को दर्शा सकते हैं। आप देखिए धारा की दिशा, ये धारा की दिशा को बताता है। धारा की दिशा आपकी कैसी है? इस तरह से है, बाहर की तरफ आप देखिए। और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से है। ओके, और यह जो है किसको बताएगा? बल को बताएगा। तो आप अगर ऐसा देखते हैं, ये इस प्रकार से है, तो ये इस तरह से हम इसको फैलाएंगे कि यह जो है कैसा होगा? लंबवत बाहर की तरफ। तो जब धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो ये कैसा है? लंबवत बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल की दिशा होगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार से, तो क्या हो जाएगा? यह इस प्रकार से हम बाहर की तरफ इस तरह से बताएंगे इसको। ओके,
मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार से आप करके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। धारा की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये। तो आप इस प्रकार अगर ऐसा करते हैं ये, तो आपको ये ऐसा लगे ये है कि बाहर की तरफ, यानी इस चालक के बाहर की तरफ ये है ना। धारा की दिशा यहाँ पर इस तरफ, इस तरह इधर हुआ, यानी चालक के बाहर की तरफ। ओके, तो ये हो गया F3। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस PQ भुजा पर लगने वाले बल लंबवत आगे की तरफ होगी। ओके, बाहर की तरफ है, आप देखिए ना ये ऐसा बाहर की तरफ, तो लंबवत आगे की ओर होगी। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं SR भुजा पर। ठीक है, F3 और F4 को मैं पहले बताती हूँ। फिर आप देखिए, यानी RS भुजा पर, RS भुजा पर अब जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बल लगेगा, आप देखिए धारा प्रवाह की दिशा इस तरह से है। आप यहाँ पर अगर निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार से, तो यहाँ धारा की दिशा इस तरफ है। ठीक है, ये देखिए ऊपर की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये कैसा होगा, यह जो है इधर आगे की तरफ होगा इसका, ये इस प्रकार से। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसकी जो दिशा होगी वह इस प्रकार से होगी। आप अपनी उंगलियों को फैलाइए, फिर आप अपने आप इस दिशा को आप बता सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। ये तो F4 इक्वल्स टू यहाँ पर ILB साइन थीटा। ये जो थीटा कोण है वह जब हम यहाँ पर इन चालकों का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण है, ये जो मैंने थीटा बताया है ये नहीं है। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये जब हम लोग फार्मूला देते थे तो वहाँ पर ये जब ये चालक तार जो है यह इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है वो थीटा है। ये तो यहाँ पर ये जो थीटा है वो इस आयताकार लूप के कारण है। क्लियर? चलिए, आप इसको फाई भी ले सकते हो थीटा ना लेकर के अगर कन्फ्यूज़न होता है तो। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी हर एक कंडीशन में। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ये लंबवत है इस वजह से, हर एक कंडीशन में नहीं, है ना। तो ILB साइन 90, तो ये आ गया आपका F4 और इसकी दिशा कहाँ होगी, लंबवत। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लंबवत, माने कुंडली जा रही है तो कुंडली के आप जिस साइड में दिखा रहा है उस साइड में आप बता सकते हैं इसको। क्लियर? अब हम आते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं समझती हूँ। अब हम SP भुजा पर आते हैं। SP भुजा पर आप देखिए, यहाँ पर SP भुजा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के यह समानांतर है। समानांतर है यानी कि क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री हो, 0 डिग्री होगी यहाँ पर। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो यहाँ F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम थिंग यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी आप देखिए इसके लगभग समानांतर है वो। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्षैतिज दिशा में S से P दिशा में वहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर F1 इक्वल्स टू ILB साइन 0 डिग्री, यानी कि F1 इक्वल्स टू 0। सेम वैसे ही QR दिशा में, Q से R की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो इस पर लगने वाला बल ILB साइन थीटा, यानी F2 इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री आप कर सकते हो डायरेक्ट इसको। तो ILB इंटू 0 यानी 0। ओके, ये ऐसा भी बता सकते हैं। अब लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में यह बल जो है, इस F1 बल की दिशा आप देख रहे हैं इधर ऊपर की तरफ है, और यहाँ आप देखिए F2 बल की दिशा इस तरफ नीचे की तरफ है। तो ये दोनों के परिमाण समान हैं। हमने अभी परिमाण निकाला, देखे परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दो सदिशों का बलों का जो योगफल है ये एक ही अक्ष पर लग रहे हैं यहाँ पर, और इन पर इनका परिमाण जो है वह
बराबर है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होने के कारण इनका अगर योग निकाला जाएगा यहाँ पर इस अक्ष पर लगने वाले बल का योग, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो कुंडली के घूर्णन होने में यानी घूर्णी गति करने में इन दोनों बलों का F1 और F2 का कोई रोल नहीं रहता है। केवल किनका रोल रहेगा? F3 और F4 का रोल रहेगा। क्लियर? समझ में आया? हम F1 और F2 को वे निरस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर जब ये कुंडली घूमेगी तो F3 और F4 का ही योगदान रहेगा यहाँ पर बल बनाने, माने इस कुंडली के घूमने में। ओके, ये F3 और ये F4 भी समान परिमाण के हैं। हमने देखा ना, दोनों की वैल्यू IL भी आता है, समान परिमाण के हैं, लेकिन दोनों की दिशा जो है वह विपरीत दिशा में है। ये इस साइड है, ये आप ये देखिए इस साइड है, तो ये दोनों की दिशा विपरीत है और इस वजह से यह जो है एक युग्म का निर्माण करते हैं, यानी दो बल हैं, दो बलों का जोड़े का निर्माण करते हैं और वह कहलाते हैं वह लूप। और ये इन्हीं लूप के कारण, इन दोनों बलों के लूप के कारण ही कुंडली घूमने के लिए सक्षम होती है। यानी कुंडली अभी इस अवस्था में है, अब जब यहाँ पर ये दोनों बल लगते हैं, बल युग्म बनते हैं, तो यह कुंडली जो है इस तरह से घूमने लगती है। ओके, अभी ये इस प्रकार से कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, और ऐसा आ गया तो क्या हो गया? लंबवत हो गया। तो इन्हीं दोनों के कारण ही यह कुंडली घूम पाती है या और विक्षेपित हो पाती है। ठीक है, तो इस बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म कहा जाता है और इनका आघूर्ण जो है, इनका मान जो निकाला जाता है वो टाउ के रूप में निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हमको अभी निकालनी है। तो टाउ ही क्या कहलाता है? इस बल युग्म का यह आघूर्ण, यही आघूर्ण विक्षेपक बल युग्म या बल आघूर्ण कहलाता है। क्लियर? आपको पूछा जाए कि यदि आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, घूम रही है, तो उस पर बल आघूर्ण या बल का मान, तो हम यही विक्षेपक बल आघूर्ण का मान निकालेंगे। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। लीजिए, इस प्रकार हम जो मैंने अभी कहा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इस तरह से। हमको जब क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हम इस प्रकार से, जो बातें मैंने बताया उस बात को हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर? तब परफेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए, विक्षेपक बल आघूर्ण इक्वल्स टू एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यह हम कैसे निकालेंगे? इस चीज़ को हम देखेंगे। एक बल यानी दो, उस पर एक समान बल लग रहा है, वह होगा, और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला एरिया है। अभी ऐसा कंडीशन में है कि यह घूमते घूमते, जब मान लो ऐसी कंडीशन भी आती है, कभी घूमते घूमते उसको वह जो है इस तरह से भी दिखेगी, और जब हम इसको टॉप से देखते हैं यानी यहाँ से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा? केवल ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा। सपोज़ मान लो, देखिए पहले यह PQRS ये है, यह जब ऐसा घूम रहा है तो ये कंडीशन आया। तो जब हम यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से हमको ये इस प्रकार ऐसे घूमती जा रही है यह, तो हमको केवल टॉप की पोजीशन ही दिखती है, टॉप वाली, यानी यहाँ पर हमको कौन सा दिखेगा? PS। इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। चलिए, यह क्या हो जाएगा? PQRS। ओके, ये इस कंडीशन में है जब यह ऐसे घूम रही है इस प्रकार से। आप देखिए, ये पूरा रोटेट होके ये वाला ऐसा आ गया, तो ये क्या होगा? PS है ये, है ना। हम इधर ऐसे टॉप से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा? पूरा ये ऐसा टर्न करके आई तो यहाँ पर हमको केवल ये PS भुजा ही दिखती है। तो हम इस PS को यहाँ पर इस प्रकार से बना लेते हैं, ये PS भुजा हो जाएगी इस तरह से, यहाँ पर P और ये S हो जाएगा। क्लियर? और यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ में एक यहाँ पर
थीटा कोण बनाते हुए यह है। इस प्रकार से देखिए ये। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि यह आयताकार कुंडली आपको स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था यह आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो जो भुजा ये दोनों आमने सामने की भुजा है, जो यह भुजा जो है जो कोण बनाएगा वही कोण ये वाली भुजा जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाती है। तो आप देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को हम वहाँ पर देखेंगे। क्लियर? आप देखिए ये इस प्रकार से है PS, ये हो गया, ये हम टॉप पे देख रहे हैं इस तरह से। तो आप देखिए यह S जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है वह क्या हो जाएगा, थीटा, इस प्रकार से। तो यह जो है क्या होगा, ये वाला पोर्शन आप देखिए इस प्रकार से ये हो गया। अब हम इसको मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब S से हमको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मतलब आप देखिए यहाँ पर S में जो बल लग रहा है ILB के रूप में लग रहा है, यहाँ पर P पर जो बल लग रहा है वह भी ILB के रूप में लग रहा है। हमने अभी देखा वहाँ पर, ये देखिए ये टॉप पर है ये PS, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वह भी ILB के रूप में है, यहाँ पर भी जो बल लग रहा है वह भी ILB के रूप में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको, और दोनों विपरीत दिशा में है ना, समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है। अब इन दोनों बलों की जब हम लंबवत दूरी अगर निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए हम लोग इनको जब यहाँ से और इनको जब इधर से यहाँ पर इस तरह से मिलाया जाता है तो यहाँ पर देखिएगा आप ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब थीटा जहाँ पर है ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। तो हम इस लंबवत दूरी का मान निकाल सकते हैं फिर। ओके, हमने जो देखा वो सारे चीज़ को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे टाउ के। क्लियर? सबसे पहले आप देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यह आयताकार कुंडली इस प्रकार से रखी हुई है कि यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, मतलब यहाँ पर यह थीटा कोण, मतलब आप एक प्रकार से एंगल बनाते हुए है। आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलग कोण बनाती है, यानी इसकी यह भुजा अलग कोण बनाती है और जो हम वहाँ जो थीटा निकालेंगे वो कुछ और रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यह अभी इस कंडीशन में है, चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। फिर हम जब यह जो है ऐसे घूमने लगती है तब आप देखिए यहाँ पर इस वाले में इस तरह से घूमते घूमते फिर यह एक टर्न कंप्लीट करती है। इस प्रकार से ऐसे घूमते घूमते इस तरह से ये घूमने लगती, कभी ऐसे हो जाती है, इस प्रकार से घूम रही है ये, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से यह जो है वह घूमने लगती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये जो भुजा है, ये दोनों भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लगभग समांतर है। इस वजह से यहाँ पर कोई बल नहीं लगता है। F1 और F2 एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और F3 और F4 का मान यहाँ पर रहेगा, इसका अस्तित्व रहेगा और इसी का योगदान टाउ में रहता है। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। और ये जो हम F3 और F4 की जो दिशा निकाले हैं यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग हम निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर धारा की दिशा इधर जा रही है और इसके अकॉर्डिंग हम बल का मान निकाले हैं। यहाँ पर भी हम बल का मान निकाले हैं। अब चूँकि यहाँ पर हमने कहा कि ये दोनों का योगदान यहाँ पर रहता है टाउ के मान के लिए, तो हम जब यह ऐसे टर्न करते रहता है, मान लो आप देखिए ये P Q R S, ओके, हमने ये कहा P भुजा, Q भुजा, R भुजा, S भुजा। जब यह टर्न करते करते इस प्रकार से यहाँ पर ये ऐसा टर्न कर रही है इस तरह से, और जब ये टर्न कर रही है
तो आप देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर टॉप से अगर देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर केवल यह PS भुजा ही दिखती है। अगर शीर्ष पर, टॉप या शीर्ष से यहाँ से देखते हैं तो हमको केवल ये PS भुजा ही दिखती है। तो यह PS भुजा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ में एक कोण बनाते हुए वहाँ पर रह सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये है, ये PS एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस PS, यहाँ पर जो इस भुजा पर यहाँ पर जो बल लगेगा इस वाले इसमें इधर, तो यहाँ पर जो भुजा है वह किधर होगी, इस दिशा में होगी। ओके, ये वाली भुजा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस भुजा ऊपर की तरफ लगेगी और यहाँ पर जो बल लगेगी वह कैसे लगेगी, इस तरफ लगेगी, यानी ऐसे लगेगी। ये ऐसा है तो ये इस तरह से नीचे की तरफ इधर लगेगी और यह कैसे लगेगी, टॉप में ऊपर की तरफ लगेगी। तो दोनों देखिए एक दोनों परिमाण में बराबर हैं, लेकिन और ये क्या है, ये F3 F4 हैं, परिमाण में बराबर यानी मान बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं, इन्हीं के कारण ही यह घूर्णन कर पाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अक्ष है उसके अभिलंबवत हम एक अभिलंब खींच लिए हैं इसके अक्ष के परितः, ठीक है, और इसी के ही अकॉर्डिंग वहाँ पर घूम रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये कहा गया होगा किसी बुक में कि इसके साथ में यह चुंबकीय क्षेत्र इस घूर्णन अक्ष के साथ में यह थीटा कोण बनाता है, तो फिर हम ये यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये थीटा को ले सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। नो डाउट आप इजी वे में इसको समझिए। तो अब हम अगर देखते हैं, चूँकि ये PS की लंबाई B है, अब हम यहाँ पर जब इनको इस तरह से मिला देते हैं, इनको भी इस तरह से मिलाएं, तो जो मिड पॉइंट है उसको हमने O कह दिया और यह समकोण त्रिभुज POS के रूप में दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इस तरह से इस S चुंबकीय क्षेत्र के साथ में यह थीटा कोण बनाता है। ओके, यह इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। क्योंकि हमको इस तरह से यहाँ पर मान निकालना है तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर थीटा कोण बनाता है। क्लियर, यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब जहाँ पर थीटा बना, चूँकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, चूँकि यहाँ थीटा बना है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, लंबवत दूरी के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप देखिए ये इसको अगर इधर देखते हैं और इसको भी अगर हम इस तरह से अगर सपोज़ इस प्रकार से ऐसा हम अगर कर दें तो ये दोनों समानांतर रेखा हो जाएगी। अब दोनों के लंबवत दूरी क्या होगी, ये होगी ना, ये वाली। ओके, तो ये लंबवत दूरी हो गई, तो इसी की वैल्यू हमको निकालनी है PO की। अब कैसे लंबवत दूरी निकालते, ये भी एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है दिमाग में। तो हम अगर इनको ऐसे आगे बढ़ाएं, इनको भी ऐसे आगे बढ़ाएं तो दोनों समानांतर दिख रही है, तो दोनों की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ये ऐसा कर लीजिए इस प्रकार से, तो इन दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली होगी। तो वो क्या है, ये है PO है, तो इसी का मान हमको निकालना है और हम समकोण त्रिभुज POS से इस लंब का मान निकाल सकते हैं। देखिए हमको यहाँ पर इस 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, यह लंब हो गया और OS यह आधार हो गया। तो हमको लंब का मान निकालना है और यह कर्ण का मान पता है, यहाँ पर कोण थीटा है, तो हम साइन थीटा से हम आगे का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने रिपीट किया इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको दो जगह डाउट हो सकता है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर ये जो दिशा है बल की दिशा निकालने के लिए होता है, इसको आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग ही करिएगा। ओके, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शो है। दूसरा जो यहाँ पर लंबवत दूरी में और ये थीटा का मान रखने में, बाकी आपको ये सारा एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर, आसानी से आप धीरे धीरे करिए। और एक्चुअल में ये जो बल जो हैं वो है क्या, PQ भुजा और यहाँ पर आपको RS भुजा पर जो
कार्य करने वाले बल ही हैं, F3 और F4 के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। तो हम यह डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से। बनाने के बाद में इस डायग्राम को बनाना है, देखिए बलों के बीच लंबवत दूरी के लिए हम ये बना लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से हमको लिखना है ना। अब हम देखते हैं आगे हमको क्या यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज POS में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर PO, देखिए PO, तो PO कर्ण क्या हो जाएगा PS। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। अब तो साइन थीटा इक्वल्स टू PO की वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है। PS की वैल्यू B है, तो यहाँ से हम इस PO की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PO इक्वल्स टू B साइन थीटा, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यह जो है, हम यहाँ पर ये बता सकते हैं, हम लोग ये सारा चीज़ किस लिए किए, ये PO है क्या, F3 इक्वल्स टू हम क्या लिए ILB, ये जो दो बल लिए ना, ये यहाँ पर मैं नॉमिनेट भी कर देती हूँ। ये हम इसको कह सकते हैं F3 और इसको कह सकते हैं F4, इस प्रकार से। ओके, तो F3 और F4 दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी B साइन थीटा। क्लियर। अब हम टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर विक्षेपक बल आघूर्ण इक्वल्स टू एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये है। ठीक है, यही हमको निकालना था। अब यहाँ पर टाउ इक्वल्स टू हम लिखेंगे एक बल यानी ILB, किसी भी एक को ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू तो सेम है। लंबवत दूरी यानी B साइन थीटा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ ILB, इनको आप अरेंज कर लीजिए। तो I इंटू L इंटू B, ये L और B इंटू कैपिटल B साइन थीटा। यहाँ पर ये जो L इंटू B है वो है क्या एक्चुअल में, जो हम यहाँ पर आयताकार लूप या कुंडली लिए हैं, आयताकार धारावाही लूप लिए हैं ना, उस नाम से है, या कुंडली कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या है, आयताकार है यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसको क्या हम कैपिटल A से शो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर इसको, टाउ इक्वल्स टू IAB, इसके जगह में AB साइन थीटा। तो हमको यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का मान मिल गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो डाउट होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, क्लियर भी कर दिया। ठीक, इसी को अगर हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप में अगर लिखना चाहे तो टाउ तो भी तो सदिश राशि होती है, यहाँ पर I नहीं है, यहाँ पर AB साइन थीटा है, यानी A यानी क्या हुआ, आप उसको यह A क्रॉस B एरिया वेक्टर के फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यदि यहाँ पर फेरों की संख्या n हो, यानी लूप जो है वह कुंडली के रूप में हो, यदि आयताकार कुंडली लें, अभी तो लूप के रूप में लिए ना, कुंडली लें, तो फेरों की संख्या, लूप में फेरों की संख्या
n हो जाएगी। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू, यहाँ पर n मल्टीपल हो जाएगा, NIAB साइन थीटा, यह हमको मिल जाएगा। इस तरह से दो फॉर्म, यही है बल आघूर्ण का मान। बल कहें चाहे बल आघूर्ण कहें, एक ही है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें थोड़ी कंडीशंस हैं, वो भी हम अभी देख लेते हैं। कंडीशन में हम देखते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। थीटा की वैल्यू 0 होती है मतलब हम ये कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0, मतलब 0 वैल्यू हमको मिल जाएगी इसकी। यदि हम इसकी वैल्यू, अभी जो हम इक्वेशन निकाले हैं, टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू, तो हमको मिल जाता है यहाँ साइन 0 डिग्री। मतलब साइन 0 यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब है कि ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू हमको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। इसी को हम ये कह सकते हैं, टाउ की वैल्यू 0 मिला है मतलब जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। इसको हम समझ लेते हैं इस तरह से। देखिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब आप देखिए ये ऐसा है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। जब ऐसा है तो ये कह सकते हैं कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, ये वाला पोर्शन है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। लेकिन कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा। समानांतर होगा इसका मतलब ये है, आप गॉस थ्योरम के पहले आप सदिश क्षेत्रफल पढ़े होंगे, एरिया वेक्टर पढ़े होंगे। तो किसी भी पृष्ठ तल का या पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होता है वह सदिश क्षेत्रफल कैसे होता है? उसके लंबवत होता है, इस तरह से। क्लियर? तो ये पृष्ठ है, ये तल है, तो इसके यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वह ऐसा लंबवत होगा। तो हम इस तल के सदिश क्षेत्रफल से इस चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसी जा रही है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ में कैसा कोण बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो लंबवत कंडीशन 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब हम ये क्या बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये जो कुंडली का जो तल है वह लंबवत कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वह 0 है। तो थीटा कैसा बनता है? इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इसका कोई भी जो भुजा है वह थीटा कोण बनाती है, वह है। हम लोग अभी देखे थे, टॉप व्यू से देखे थे, तो वह था, है ना। लेकिन अभी ये जो हमने बताया है थीटा की वैल्यू 0 होती है, मतलब यहाँ पर देखिए यह इसके साथ इस तरह से है, ये वाली भुजा जो है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है। लेकिन इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वह ऐसा होगा, ये सदिश क्षेत्रफल इस तरह से लंबवत आप देखे होंगे, उसमें ऊपर की तरफ होता है लंबवत दिशा में, और इस प्रकार यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, मतलब दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र और इस तल के सदिश क्षेत्रफल के साथ में लंबवत है। यही बात बोली जा रही है वहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए आप, हमने जो अभी देखा वही चीज़ है। लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 होता है। क्लियर? इस कंडीशन को आपको समझना है, नहीं तो जनरली हम लोग थीटा इक्वल्स टू 0 यानी कि यहाँ पर हम समानांतर कह सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, है ना। तल से तात्पर्य तल का सदिश क्षेत्रफल। ओके, तो ये वाली जो कंडीशन होगी, इसको हम, इस स्थिति को लूप की स्थायी साम्यावस्था कह सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। यहाँ पर यदि हम थीटा की वैल्यू
90 डिग्री रखें तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 देन 1 हमको मिल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में टाउ इक्वल्स टू NIA/B साइन 90 में हम वैल्यू रखते हैं, तो साइन 90 वैल्यू रखते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब हमको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल्स टू NIA/B यह हमको मिलेगा, और यह जो है इस बल आघूर्ण का अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया उसको मैं समझ। देखिए पहले इस कंडीशन में थी, अब कैसी है, ऐसे आ गई। घूमते घूमते जब ऐसे इस कंडीशन में आई तो देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, थीटा का मान जो है वह 90 डिग्री दिखेगा, लेकिन इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा, इस तल का सदिश क्षेत्रफल ये इस तरह से लंबवत ऐसा होगा, इसके लंबवत, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हुआ कि नहीं, ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये इस तरह से, तो दोनों समानांतर हुए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब कुंडली लूप का तल या कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, और यही कंडीशन हमको वहाँ आगे जब हम चल कुंडली धारामापी पढ़ेंगे तो यही उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कह सकते हो आप। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि माने जब इस कंडीशन में है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है वहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडली का तल यानी कुंडली का जो एरिया वेक्टर है, सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ के समानांतर है, तब टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी NIA/B के फॉर्म में हमको मिलेगी। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा, इतना मैं समझती हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप, जो अभी हमने देखा ना वो चीज़ हम यहाँ पर लिख लिए। क्लियर? अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, लास्ट। आप ये जब आपको पूछा जाएगा तब आप इन कंडीशंस को बताएंगे, अदरवाइज टाउ तक कंप्लीट कर देंगे। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री यानी साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब टाउ इक्वल्स टू NIA/B साइन 180 डिग्री हम रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 यानी टाउ की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर होगा, मैं अभी इसको बताऊंगी आपको, पहले हम देख लेते हैं। प्रति समांतर होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, और यह लूप की अस्थायी साम्यावस्था होती है, यह कंडीशन। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहले ऐसा था ये, फिर उसके बाद ऐसा आया, फिर घूमते घूमते वो ऐसा हो सकता है ना, फिर उसके बाद इस तरह से, फिर उसके बाद ये ऐसे कंडीशन में आएगा, तो जो ये कंडीशन आया वो ये इसके साथ में प्रति समांतर हुआ है ना, वो होता है प्रति समांतर। ठीक, तब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर टाउ की वैल्यू 0 आएगी और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।